हाय बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फोर्स। ये तुम्हारा क्लास 10 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में। 9th में भी हम चैप्टर फोर्स पढ़ के आए हैं, लेकिन क्लास 10 में फोर्स का एक स्पेसिफिक पार्ट हमें पढ़ना है। वो क्या है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। कहीं पे जैसे तुम लोग अगर रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां के डोर पे लिखा होता है पुश या फिर पुल। तो पुश और पुल दो टाइप के फोर्सेस के बारे में ही यहाँ बात करेंगे। अब फोर्स जब हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वहां पे दो तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो वो ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज कर सकता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, या फिर कोई चलते हुए ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा के उसको रोक भी सकते हैं। तो दो टाइप की चीजें हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो या तो उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। ये ज्यादातर नॉन रिजिड बॉडीज में होता है। नॉन रिजिड का मतलब जो ठोस नहीं होती है, जो सख्त नहीं होती है। जैसे मान लो जो पेंसिल इरेज करने के लिए, पेंसिल को रब करने के लिए इरेजर का तुम लोग यूज करते हो, वो एक नॉन रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल है। जैसे तुम्हारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं, जैसे टेडी बियर्स जो होते हैं सॉफ्ट टॉयज, उनको अगर दबाया जाए तो उनका भी शेप चेंज हो जाता है। तो ये सारे नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट्स हैं। और बाकी अगर हम एक रिजिड बॉडी की बात करें, जैसे तुम्हारा पत्थर हो गया, कोई ईंटा हो गया, या फिर कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट हो गया जो कि ठोस है, जिसका शेप चेंज नहीं होता इतनी आसानी से, तो वो होते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट। और उन पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो या तो मूव करने लगते हैं, या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल है हमारी तरफ आ रही है, उसको हमने फोर्स लगा दिया उसके ऊपर, तो वो रुक भी जाती है। तो हम किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं या फिर रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं बाय यूजिंग दिस फोर्स। तो ये सारी चीजें हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पे क्लास 10 में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें मोशन दो टाइप से हो सकता है। या तो हमने उस बॉडी को पुश किया तो उसमें लीनियर मोशन आ सकता है। जैसे बच्चों को तुमने देखा होगा, जैसे खिलौने वाली कार को लेते हैं, ऐसे धक्का लगाते हैं तो वो सीधे चली जाती है, तो वो होता है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल का भी मतलब वही है कि एक लाइन में जब कोई चीज मूव करेगी, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब यहाँ पे इमेजिन करो, मान लो ये एक कार है और इस कार को हमने धक्का लगाया फोर्स लगा के, ये सीधे ऐसे जा रही थी। लेकिन अब हमने इसको क्या किया, ऐसे एक धागा लिया और धागे से इसको बांध दिया कहीं बीच में, ऐसे नील गाड़ के, ऐसे धागे से हमने इसको टाई कर दिया। अब इस कार के ऊपर एक रोक लग गई और ये कार सीधे नहीं जा सकती है। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक बाउंडेशन है कि इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे राउंड मोशन ऐसे करेगी और वापस से आ जाएगी। इस पे हम फोर्स लगाते जाएंगे, ये सीधे नहीं जा सकती है। क्यों? बिकॉज हमने इसको एक एक्सिस से बांध दिया है। तो ऐसे केस में ये कार किस टाइप का मोशन एक्सपीरियंस करेगी? ये एक्सपीरियंस करेगी रोटेशनल मोशन। और यही रोटेशनल मोशन, इसी से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है और हमारा क्लास 10th फिजिक्स का सिलेबस इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, विच इज रोटेशनल मोशन। तो यहां तक हम आ गए हैं। आई होप इतना तुम्हारे दिमाग में चला गया होगा कि हमें कहां से चैप्टर को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फोर्स के बारे में हम सब सारी चीजें पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लीनियर मोशन ये ऑलरेडी तुम 9th में पढ़ चुके हो, 9th क्लास में। यहाँ पे रोटेशनल मोशन से हमारी क्लास 10th फिजिक्स की कहानी स्टार्ट होती है अभी। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी हमने रोटेशनल मोशन की बात करी थी। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक एक्सिस से बांध दिया, जैसे हमारा वही कार थी, उसको हमने धागे से एक नेल बीच में सेंटर पे गाड़ के कहीं पे उसको हमने धागे से बांध दिया था। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम एक एक्सिस से बांध दें, ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ रोटेशनल मोशन ही पॉसिबल होता है। तो इसी रोटेशनल मोशन में एक चीज आती है विच इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या होती है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एक स्केल है, स्केल हमने लंबा वाला स्केल मान लो ले लिया जो तुम यूज करते हो सीधी लाइन खींचने के लिए। उसको हमने एक एंड से यहाँ पे एक कील ऐसे गाड़ दी और उसको ऐसे पिवट कर दिया। पिवट का मतलब ये होता है वहां पे ऐसे हमने नेल से उसको फिक्स कर दिया है, मतलब ये रोटेट कर सकता है लेकिन यहां से आगे पीछे नहीं जा सकता स्केल। इसके बाद जो दूसरा ये एंड है, यहाँ पे हमने हाथ से इसको पकड़ा और इस स्केल को अब हम फोर्स लगाएंगे इस तरफ। तो ये सीधा तो अब जा नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे एक नेल गड़ा हुआ है। तो इसके साथ होगा क्या, वही जो कार के साथ में हुआ था, ताकि यहाँ पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये स्केल, जैसे मान लो ये स्केल है, अब ये सीधा पूरा नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पे नेल है। तो इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये सिर्फ ऐसे रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे इस रोटेशनल मोशन में कैसे हम मेजर करेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाती है विच इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। इस फोर्स की वजह से कितना मोमेंट क्रिएट हो रहा है। तो इस मोमेंट का निकालने का तरीका क्या होता है, दैट यहाँ पे तुम फोर्स ले लो, कितना फोर्स तुम लगा रहे हो दूसरे एंड पे, और जो फोर्स तुम लगा रहे हो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है। जैसे इस स्केल में देखो, ये तुम्हारा नेल वाला पॉइंट है जहां पे तुमने इसको फिक्स किया हुआ है। यहां से यहां तक का अगर डी डिस्टेंस है, 1 मीटर हो सकता है, आधा मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, कितना भी हो, और यहाँ पे तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, मल्टीप्लाई दिस फोर्स
बाय दिस डिस्टेंस एंड यू विल गेट मोमेंट ऑफ फोर्स। यही होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। और इस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, पर्यायवाची है इसका टॉर्क, टॉर्क नाम से भी हम इसको बोलेंगे, और कहीं कहीं पे हम मोमेंट ऑफ फोर्स का भी यूज कर रहे होंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स का, टाउ यानी कि टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे परपेंडिकुलर बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज अभी हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे अच्छा सा, जहां पे परपेंडिकुलर का काफी ज्यादा यूज होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, राइट। तो आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ये जो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसका यूनिट क्या होगा, सिंपल है, निकाल सकते हो। यहाँ पे फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है एसआई यूनिट, वो होता है मीटर्स। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ टॉर्क एसआई यूनिट हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर, ये हो जाता है। और यहाँ पे सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सीजीएस यूनिट हो जाएगा तुम्हारा ये डाइन सेंटीमीटर। फोर्स का डाइन हो जाता है और डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर यूज करता है। तो ये हो गया सीजीएस यूनिट। इतनी चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन है जहां मोमेंट का हम फाइंड करेंगे मोमेंट को। जैसे मान लो एक बोल्ट है और बोल्ट को खोलने या बंद करने के लिए हम यूज करते हैं रिंच का। तो ये एक रिंच हमने लिया है, लोहे का रिंच है, और यहाँ पे एक तरफ हमने इसको बोल्ट पे ऐसे लगा दिया है और दूसरी तरफ यहाँ से हाथ से पकड़ के इस पे हम फोर्स लगाने वाले हैं। वो अलग बात है हम इसको कस रहे हैं या ढीला कर रहे हैं, वो अलग चीज है, बट मान लो हमें इस पे फोर्स लगाना है, मान लो इसको कस रहे हैं। तो इसको कसने के लिए हमें यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ अ पर्सन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं इस रिंच के ऊपर, और इस रिंच का जो यहां से यहां तक का लेंथ है ये तुम्हारा है 0.5 मीटर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से जहां पे ये रुकी हुई है, इस जगह से जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा है 0.5 मीटर। हमें डिस्टेंस पता है, फोर्स हमें बता दिया गया 10 न्यूटन का हमें लगाना है। तो क्वेश्चन हमसे सीरियसली पूछ रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। देखो बहुत ही आसान हो गया, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है यानी कि टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा कितना है, दिया हुआ है 10 न्यूटन का, तो यहाँ पे लिखा 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा मीटर्स में ही है ना 0.5 मीटर, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अब यहाँ पे न्यूटन और मीटर तुम लिखो ना लिखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें पता रहे कि ये दोनों एसआई यूनिट में हमें गिवन थे। यहाँ पे पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 5 न्यूटन मीटर। सो दिस इज दी टॉर्क, इतना टॉर्क हम इस रेंज के ऊपर लगा रहे होंगे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो अभी बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब देखो मूवमेंट दो टाइप के हो सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इस तरह फोर्स लगाएं, जैसे मान लो वही स्केल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, ये स्केल हमने लिया, एक तरफ इसको हमने कील लगा के ऐसे एक्सिस बना दिया इसका, मतलब इस तरफ से मूव नहीं कर सकता, रोटेट कर सकता है इसके क्रॉस। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह लिया है, अगर हम इस स्केल पे एक एंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो होगा क्या कि ये स्केल तुम्हारा कुछ ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉक के अगेंस्ट है या क्लॉक की तरफ है? देखो क्लॉक हमेशा इस तरह ऐसे क्लॉक का हैंड मूव करता है, तो सेम क्लॉक के डायरेक्शन में क्योंकि ये स्केल अब मूव कर रहा है, मतलब इसका रोटेशन क्लॉक के डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इस वाले मूवमेंट को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब रोटेशन तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वहां पे जो मूवमेंट आएगा उसको बोला जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और सेम वही केस, हमने स्केल लिया लेकिन इस बार फोर्स हम ऊपर की तरफ अगर लगा रहे हैं, इसको हमने पकड़ के ऊपर की तरफ अगर मूव कर दिया तो इसका मूवमेंट होगा तुम्हारा क्लॉक के अगेंस्ट, क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में। सो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सिंपल है, दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यही होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम कई सारे मूवमेंट्स को एक साथ लेके चलेंगे तो वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों चीजों का, कौन सा मूवमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो इनको हम अलग अलग ऑपोजिट साइंस के साथ डील करते हैं। यहाँ पे जब भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, बाकी तुम लेने को तो निगेटिव भी ले सकते हो लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, ये हमारा एक व्हील है यहाँ बना हुआ है, देखो, इज शोन बिलो, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट B। तो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट O है हमारा, और ये एक B पॉइंट है इसके सर्कमफ्रेंस पे जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट द सेंटर। देखो
जो अबाउट द सेंटर ओ कह रहा है, तो तुम्हें सेंटर ओ को ही सेंटर मानना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे दिया है डायमीटर 2 मीटर। तो डायमीटर अगर 2 मीटर का है तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये अगर डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस हो गया इसका हाफ 1 मीटर। तो सिंपल है। तो अगर तुमसे कहा है सेंटर ओ के अक्रॉस मूवमेंट निकालो, तो यहां से सेंटर ओ से रेडियस कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट तक का, ये तुम्हारा 1 मीटर हो गया। और 1 मीटर दूर पे यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन का। तो बस सिंपल है, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी। फोर्स तो 2 न्यूटन का लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट का ओ से, ये तुम्हारा हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर। सिंपल है। इसके बाद ये अच्छा क्लॉकवाइज लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, देख लो। तुम्हारा इस तरह का केस है, बी पे हम फोर्स लगा रहे हैं इधर को, तो ये क्लॉक के डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लगेगा। सो इसके बाद अभी देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है द पॉइंट ए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। अब यहाँ पे फोर्स तो पॉइंट बी पे ही लग रहा है, लेकिन अब तुम्हें मोमेंट किसके अक्रॉस बताना है, अक्रॉस पॉइंट ए। तो अब जो डिस्टेंस हम लेंगे नेक्स्ट वाला, वो हम लेंगे ए से यहां तक का डिस्टेंस, बिकॉज अब ए पॉइंट के अक्रॉस हमें मूवमेंट बताना है। जिस पॉइंट के अक्रॉस हमें मूवमेंट बताना होता है उसको हम एक्सेस वाला पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए वाले पॉइंट को एक्सेस मान लो। ए का डिस्टेंस बी से कितना है 2 मीटर का, तो बी वाले पे फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन, फोर्स सेम है, बस डिस्टेंस अब तुम्हें ए से लेना है बिकॉज ए के अराउंड पूछ रहा है। तो बस यहाँ पे हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फोर्स तुम्हारा सेम है 2 न्यूटन का, मल्टीप्लाई बाय, लेकिन डिस्टेंस अब ए से लेना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मीटर, यानी कि 4 न्यूटन मीटर। दिस इज द मोमेंट अराउंड पॉइंट ए। ये हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सिंपल सा है, अ डोर इज पुश्ड विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। जैसे एक दरवाजा है, दरवाजे का भी एक एक्सिस होता है जहां पे हिंज होता है, हिंज लगा हुआ होता है दीवार के पास। यहाँ पे मान लो इसका एक्सिस है और इससे एक्सिस से इतनी दूर हैंडल लगा हुआ है, हैंडल पे ये बंदा यहाँ पे धक्का देके इस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, जितना दरवाजे का डिस्टेंस दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट इट्स एक्सिस। और यहाँ पे एसआई और सीजीएस यूनिट दोनों में हमें मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है। चलो निकाल के देखते हैं। चाहो तो इसको, ये वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार इसको खुद से सॉल्व करके देख लो एंड उसके बाद में सॉल्यूशन यहाँ से मैच कर लेना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें टॉर्क निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितना हम लगा रहे हैं, फोर्स हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, हिंज का, मतलब जहां पे ये एक्सेस है डोर का, यहां से हैंडल तक का डिस्टेंस हमें 80 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 80 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक चीज तुम लोग गौर करोगे, ये तो एसआई यूनिट में है लेकिन ये डिस्टेंस एसआई यूनिट में नहीं है। तो फिजिक्स में कई बच्चों को अक्सर ये गलती करते हैं बच्चे, दैट यहाँ पे एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। तो डायरेक्ट काम नहीं करना है तुम्हें। यहाँ पे इस 80 सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में चेंज करना होगा, एसआई यूनिट में चेंज करना होगा, तभी हमारा एसआई यूनिट में पहला आंसर आएगा। ठीक, तो इसको चेंज करते हैं। तो ये तो 50 न्यूटन है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 80 सेंटीमीटर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 100, और ये सेंटीमीटर से चेंज हो जाएगा मीटर्स में। बस जो जो कैंसिल हो काट दो, 0 0 ये कट जाएगा, 0 0 यहाँ पे कट जाएगा, 5 8 ये आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 न्यूटन मीटर। अब ये तो आ गया तुम्हारा एसआई यूनिट में आंसर। नाउ अगर हमें सीजीएस यूनिट में निकालना है, तो सीजीएस यूनिट में कैसे निकालेंगे। चलो ये तो एसआई यूनिट में निकाल दिया, सीजीएस यूनिट में कैसे निकलेगा, देखो सीजीएस यूनिट। नाउ सीजीएस यूनिट के लिए हमें डिस्टेंस तो सेंटीमीटर में पता है, लेकिन अब हमें फोर्स को न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे टॉर्क बराबर हो जाएगा, देखो 50 न्यूटन है और 1 न्यूटन तुम्हारा बराबर होता है, ये तुम सब लोग को पता होगा ही, वो ये तुम्हारा होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इसको हम डाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन के होता है। तो यहाँ पे 50 न्यूटन बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 डाइन के। तो यहाँ पे सिंपल ऐसे ले लो, 50 न्यूटन या 50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 डाइन, डाइन में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद में सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर में दिया ही हुआ है, तो इसको तुम 80 ले सकते हो सीधे सीधे। सो ये डाइन में हो गया, ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन था, बस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, यहाँ पे पावर्स में तुम बढ़ा सकते हो, ये आ जाएगा 8 5 40,
इसका भी एक जीरो तुम यहाँ पे बढ़ा देना, तो 2 जीरो ये हो जाएंगे, एक जीरो ये, एक जीरो ये, और एक और 40 का भी जीरो हो जाएगा, यानी कि 3 जीरो यहाँ पे बढ़ेंगे, तो 4 इंटू 10⁸ ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा निकल आएगा किसमें, सीजीएस यूनिट में आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन अभी तुम लोग के लिए होमवर्क है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस तुम्हें पहले से मोमेंट ऑफ फोर्स बता दिया गया है। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क तुमको ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे बस तुम्हें ये कैलकुलेट करके बताना है कि कितना फोर्स लगाया जा रहा होगा टू क्रिएट दिस मच मोमेंट। और यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया, तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो ये स्विंग है, एक्सिस इसका ये होगा, और इस स्विंग का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं सपोज 4 मीटर्स का। जहां से ये झूला टंगा हुआ है, इस रस्सी का लेंथ 4 मीटर्स का है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो नाउ कैलकुलेट करके बताना कि यहाँ पे फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा। सो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, एंड सही बच्चे इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर से बताएंगे। सो आई होप इस वीडियो में तुम्हें जितनी बातें बताई वो तुम लोग को अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इस चैप्टर में जितने भी आगे के टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अगला वीडियो भी तुम लोग देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। और अब नया सेशन स्टार्ट हो गया, तो अब जल्दी जल्दी कंटिन्यूअस वीडियोस आएंगे। सो 2025 बैच के लिए अगर तुम्हें कंटिन्यूअस वीडियोस देखने हैं तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।